हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो, तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन समझने जा रहे हैं। माइटोसिस को समझने के लिए सेल डिवीजन का थोड़ा सा बेसिक हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद डिटेल में माइटोसिस को समझेंगे। सेल डिवीजन दरअसल क्या होता है, अगर ये एक सेल है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। एक सेल से बनते हैं, एक पेरेंट सेल से बनते हैं दो नए डॉटर सेल्स और उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। लेकिन इसके दो तरीके हैं। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है। द फर्स्ट मेथड इज माइटोसिस वाइल द सेकेंड मेथड इज मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन, अगर मैं कहूँ एक इंसान का नाम है, इसके दो बच्चे हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। दे आर द टू किड्स। अब माइटोसिस हमेशा जितने पैसे उसको अपने डैडी से मिलते हैं सेल डिवीजन से, उनको इक्वल अमाउंट में डैडी को जोड़ जोड़ के धीरे धीरे वापस करता है। लेकिन मियोसिस क्या करता है, जितने भी पैसे डैडी से मिलते हैं उनको कर देता है रेड्यूस बाय हाफ। सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये माइटोसिस और मियोसिस को समझने का बेस्ट मेथड है। माइटोसिस अपने सभी काम को पूरा कर लेता है एक सिंगल स्टेप में, जबकि मियोसिस अपने किसी भी काम को पूरा करने में लगा देता है 2 स्टेप्स। एक बार में किसी काम को पूरा कर ही नहीं पाता, लूज़र है। तो यहाँ से हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बीच में ना सिर्फ मेन डिफरेंसेस को समझे, बल्कि इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से, इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के हेल्प से अब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को बहुत डिटेल में समझेंगे। कैसे, देखिए। सेल डिवीजन का शुरुआत सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब मैं कहूँ कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस मतलब कैरियोट। ग्रीक टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है कैरियोट। एंड काइनेसिस, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। तो कैरियोट का काइनेसिस मतलब अगर इस न्यूक्लियस का आधा कंटेंट विल मूव टू दिस साइड and the remaining half content will move to other side, I will say कैरियोट का काइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर दैट, इसके बाद जब आधा आधा कंटेंट अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया न्यूक्लियस का, बीच में सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बीच से डिवाइड करने वाली एक मेम्ब्रेन अगर डेवलप हो जाए तो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल प्लेट या सेल फरो इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस मेम्ब्रेन के डेवलप होने से इस तरफ का साइटोप्लाज्म रह जाएगा इधर और इस तरफ का साइटोप्लाज्म रह जाएगा इधर। तो फाइनली ये हो गया एक डॉटर सेल और ये हो गया दूसरा डॉटर सेल। तो एक पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल्स हो गए रेडी। दिस इज द बेसिक ऑफ सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग माइटोसिस से शुरुआत करते हैं। जब हम माइटोसिस की बात करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन की, तो माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सेल डिवीजन को अगर हमें पढ़ना है, अब हम माइटोसिस की बात करेंगे। सिर्फ माइटोसिस को हमें पढ़ना है तो हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हो रहा है कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस।
जब हम बात करेंगे माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब हमें पता है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने पेरेंट सेल में उतने डॉटर सेल में। फॉर एग्जांपल, इफ पेरेंट सेल इज हैविंग क्रोमोसोम नंबर 46, daughter cells will also have chromosome number 46। उतना ही जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में, उतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा डॉटर सेल्स में। इसीलिए माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब हमें पढ़ना है माइटोसिस का जो फर्स्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस हाउ कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस। कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है? माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा स्टोरी, एक इमेजिनरी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 1, अगर कभी भी दो भाइयों के बीच में पार्टीशन होता है, सेल डिवीजन के जैसा, सेल डिवीजन भी पार्टीशन है, एक बड़े से पेरेंट सेल के बीच में पार्टीशन है। तो अगर कभी भी दो भाइयों के बीच में पार्टीशन होता है तो इनिशियली व्हाट दे विल डू, इनिशियली अपने पूरे घर में पार्टीशन करने के लिए, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों भाई क्या करेंगे, सारा अंदर का जो लगेज है उसका करेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग करने के बाद स्टेप 2, सारे सामान को सबके सामने घर में एकदम बीचों बीच दोनों भाई रखते हैं, यानी कि सारा सामान कहाँ पर है, एट द इक्वेटर। स्टेप नंबर 3, इधर वाले भाई को जो जो चीज़ चाहिए वो अपने तरफ लेके जाएगा, और इधर वाले भाई को जो जो चीज़ चाहिए वो अपने तरफ लेके जाएगा। यानी कि अंदर का जो भी लगेज है दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स opposite pole। एंड लास्ट स्टेप 4, जो लगेज जहां पहुंचना था वहां ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गया। ओके, फाइनली रीच्ड। अब अगर हम लोग इतनी बात समझ लें, अगर इस स्टोरी को ध्यान रखें, तो एक्चुअली माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस है वो आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेप 1, सारे भाइयों ने, दोनों भाइयों ने अपने सारे सामान का, सारे लगेज का पैकेजिंग किया। स्टेप 2, सारे लगेज को रखा एकदम घर में बीचों बीच एट द इक्वेटर, सेंटर में। स्टेप 3, जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो उस चीज़ को लेकर गया अपने अपने पास, तो सारा लगेज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और स्टेप 4, फाइनली सब कुछ अपने अपनी जगह पहुंच गया जिसको जैसा चाहिए था। दिस इज कैरियोकाइनेसिस। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल जब हम लोग कैरियोकाइनेसिस को डिटेल में समझेंगे, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, तो हमें 4 स्टेप्स मिलते हैं बच्चों। सब लोग ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का नाम है प्रोफेस। प्रोफेस के बाद सेकेंड स्टेप आता है मेटाफेस। मेटाफेस के बाद थर्ड स्टेप आता है एनाफेस, और एनाफेस के बाद लास्ट स्टेप आता है टेलोफेस। अब जितने बच्चों ने मेरा ये इमेजिनरी स्टोरी ध्यान से सुना है, उन बच्चों को ना सिर्फ इन चारों स्टेप्स का कंटेंट याद हो गया, बल्कि वो इसका डायग्राम भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सारे बच्चों को बस एक चीज़ पहले से मालूम होनी चाहिए कि अगर ये है सेल, तो इसके अंदर है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, दैट इज साइटोप्लाज्म या साइटोजोल। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमाटिन मटेरियल,
और ये क्रोमैटिन मटेरियल को क्रोमैटिन मटेरियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट सारे क्रोमोसोम्स। ओके, ये बात पहले से सबको पता होनी चाहिए बस। अब देखिए स्टेप 1 में क्या हुआ था, दोनों भाइयों ने सारे लगेज का पैकेजिंग किया था। अब जब हम सेल डिवीजन का बात करेंगे तो लगेज क्या होगा, लगेज होगा क्रोमैटिन मटेरियल। तो स्टेप 1 में प्रोफेस में क्या होगा, सारे क्रोमैटिन मटेरियल का पैकेजिंग शुरू हो जाएगा। पैकेजिंग शुरू हो जाएगा, बहुत छोटी जगह में कंप्रेस होने लग जाएगा सब कुछ, छोटी छोटी जगह में सब कुछ कंप्रेस होने लग जाएगा, पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज तो इतने ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे कि दिखने भी बंद हो जाएंगे। आपकी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा डिसअपीयर हो गए, इतने ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। स्टेप 2 में हमने पढ़ा कि सारा लगेज इक्वेटर पर रख लिया दोनों भाइयों ने। तो स्टेप 2 में हमेशा याद रखिएगा मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में सारा जो सेल के लिए लगेज क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, सारा क्रोमैटिन मटेरियल अलाइन हो गया एट द इक्वेटर। सेल में सारा क्रोमैटिन मटेरियल अलाइन हो गया एट द इक्वेटर। इसीलिए मेटाफेज को बेस्ट स्टेज माना जाता है, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडीइंग द सेल डिवीजन, क्योंकि सब कुछ पता है, बीच में एट द इक्वेटर मिल जाएगा। एनाफेज में हमने देखा कि सारे लगेज ने अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू किया था। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एनाफेज में द एंटायर क्रोमैटिन मटेरियल विल स्प्लिट इनटू 2 एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये काम कैसे होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स की हेल्प से समझा दूंगा। और टेलोफेज में टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में प्रोफेज का जस्ट रिवर्स, सारा क्रोमैटिन मटेरियल पहुंच चुका है अपोजिट पोल पे, और अपोजिट पोल पे पहुंचने की वजह से जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पर कंप्रेस हुआ था, यहाँ डीकम्प्रेस होगा। दैट इज इट। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में चारों फेजेस में ध्यान रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये कैरियोकाइनेसिस हम लोगों ने माइटोसिस का पूरा समझ लिया। इसमें जैसे एनाफेज सिर्फ और सिर्फ रह जाता है कि मेटाफेज के बाद एनाफेज में किस तरीके से जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हुआ। तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार देख लीजिए। जैसे ये सेल है, यहाँ अपोजिट सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। मेटाफेज में सारा क्रोमैटिन मटेरियल अलाइन हो जाता है एट द इक्वेटर, और जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, ये स्पिंडल फाइबर आके क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। अब जो क्रोमोसोम है, अगर ये एक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम को दोनों क्रोमैटिड्स को, ये एक क्रोमैटिड ये दूसरा क्रोमैटिड, दोनों को बीच से जो पॉइंट जोड़ता है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का एक नेबरिंग पॉइंट है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जाके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल को स्प्लिट करके इनटू 2। तो ये तो यहाँ पे तो देखो सारे बच्चे, ये डायग्राम आप लोग मेटाफेज में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा क्रोमैटिन मटेरियल इज अलाइंड एट द इक्वेटर। आप लोग कह सकते हो इसको मेटाफेज प्लेट। ये हैं आपके सेंट्रियोल्स। इसके बाद एनाफेज में क्या डायग्राम बन जाएगा? एनाफेज में हो जाएगा कि जो सेल है वो सेल ने स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से सेल में जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो स्प्लिट होने के बाद मूव करना शुरू कर गया एट अपोजिट पोल। बस आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो आर्म्स हैं क्रोमैटिन मटेरियल की, ये फेस करेंगी टुवर्ड्स वन अनदर। ये इसी तरीके से बनानी है। वाई? क्योंकि बड़ी सीधी बात है, अगर इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल है, ऊपर वाले
पोल ऊपर वाले सेंट्रियोल से और नीचे वाले सेंट्रियोल से आने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, अगर ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ पुश करेगा, तो व्हाट विल हैपन? बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ से स्प्लिट होने के बाद ये जहाँ से अटैच है, जिस पॉइंट से अटैच है, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली, बड़ा नॉर्मल सा फिजिक्स है, ऊपर की तरफ ऐसा वाला पोर्शन अगर यहाँ से अटैच है स्पिंडल फाइबर और ये इसको ऊपर की तरफ जहाँ से सेंट्रियोल से आ रहा है उस तरफ खींचेगा, पुल करेगा अपने तरफ, तो ये बड़ी सीधी सी बात है, ऐसा हो जाएगा। और सिमिलर थिंग विल टेक्स प्लेस नीचे वाले पार्ट के साथ। जब नीचे वाले सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो स्पिंडल फाइबर नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच होके नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से होगा, जब वो उसको अपने नीचे की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि वो जिस पॉइंट से अटैच हैं वो पॉइंट ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एनाफेज का डायग्राम किस वजह से ऐसा बनता है। नाउ डायरेक्टली वी विल मूव टू द नोट्स बिना टाइम वेस्ट किए। जो एम फेज है माइटोसिस, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं और इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये माइटोटिक फेज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, प्लांट्स में बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, एनिमल्स में ओनली इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस फेज रिमेन सेम, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जितने पेरेंट्स में उतने ही डॉटर सेल्स में, प्रोजेनी सेल्स में, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, या फिर हमें ये कहना चाहिए माइटोसिस सिर्फ 2 स्टेजेस में है, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। ये 4 स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस की हैं। ये ज़्यादा सटीक बात है, एकदम एप्रोप्रिएट। अब जब मैं प्रोफेज का बात करूँगा तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सारा घर का लगेज कंप्रेस होगा, यानी सारा क्रोमैटिन मटेरियल कंप्रेस होगा। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स जो अपोजिट पोल्स पे मौजूद थे उनको सेंट्रियोल्स कहेंगे। वो सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग एस फेज, यानी कि माइटोसिस से पहले ही, सेल साइकिल में माइटोसिस की शुरू होने से पहले ही डुप्लीकेट हो चुके हैं और वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आगे चल के इनको स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना है ना। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिड्स अटैच्ड विद सेंट्रोमियर। ये हम लोग ये पॉइंट नीचे समझ चुके हैं, सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं क्रोमोसोम्स। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इन सब चीज़ों का असेंबली, ये सारी चीज़ें एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं। माइटोटिक स्पिंडल, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये इतनी ज़्यादा पास आ जाएगा सारी चीज़, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि एट द एंड हम लोगों ने पढ़ा था कुछ सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस। ये सारी चीज़ें कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में सारा दूसरा स्टेप है, तो सारा क्रोमैटिन मटेरियल आ जाएगा एट द इक्वेटर। मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। बिगिंस विद कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, अगर सेल के अंदर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, कंप्लीटली नहीं बिखर जाएगा, तो सारा क्रोमैटिन मटेरियल कैसे निकल के बाहर अलाइन हो सकता है इक्वेटर पे? पॉसिबल नहीं है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, सारा पैकेजिंग हो चुका है। इसको कहा जाता है बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि सारा क्रोमैटिन मटेरियल हमें पता है कहाँ मौजूद है, एकदम इक्वेटर पे।
स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर से, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये आके काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं। ओके, तो हम लोग इस तरीके का डायग्राम मेटाफेज में ड्रॉ कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स मूव एंड अलाइन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम गेट अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर अराइजिंग फ्रॉम सेपरेट पोल, ये बड़ा इजी पॉइंट है, हम लोग समझ चुके हैं। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेस इज रेफर्ड एज मेटाफेस प्लेट, ये जो बीच में मेम्ब्रेन जैसा बन गया दिस इज नोन एज मेटाफेस प्लेट, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड इज एनाफेस, हम लोग समझ चुके हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी हर एक क्रोमोसोम की इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अलाइंड है मेटाफेस प्लेट में, और उनका माइग्रेशन शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने समझा था, ये स्प्लिट होके माइग्रेट होने लग जाएंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं एनाफेस का। द सेम थिंग इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन, chromatids towards opposite pole, they are moving towards opposite pole, और ये बात हमें याद रखनी है कि आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर, सबके आर्म्स रहेंगे टुवर्ड्स इक्वेटर। ऐसा क्यों हुआ हम लोगों ने नीचे समझा है। देन टेलोफेज, द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का आखिरी स्टेज। क्यों, और इसमें प्रोफेस का ठीक उल्टा हो रहा है सारा स्टेप। क्रोमोसोम्स रीच्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम्स लुक लाइक डिस्क्रीट एलिमेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल होना शुरू हो गई, दोबारा से असेंबल होना शुरू हो गई जितने भी कंपोनेंट्स में बिखर गई थी, और न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से रिफॉर्म होने लग गए, ये डीकम्प्रेस होने लग गए, यानी कि पहले दिखने बंद हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, इतना कंप्रेस हो गए थे, अब दिखाई दे रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो साइटोकाइनेसिस बचता है। साइटोकाइनेसिस मतलब जब सारा मटेरियल अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, अब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि बीच में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। साइटोप्लाज्म का इधर का साइटोप्लाज्म इधर रह जाएगा, इधर का इधर रह जाएगा। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, बाय सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल में होती है बाय सेल फरो मेथड। साइटोकाइनेसिस में ये बीच में मेम्ब्रेन डेवलप होती है, सेल फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड से एनिमल और प्लांट सेल में। साइटोकाइनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एट द एंड ऑफ माइटोसिस, and that is it for the formation of 2 daughter cells. Significance of mitosis is easy. प्लांट सेल में जो सेल प्लेट बनती है, ये आप लोग याद रखना, एक पतला सा लेयर होता है जो बीच में डेवलप हो जाता है, मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है। एनिमल सेल में इट इज़ लाइक ए फरो, थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो सेल फरो मेथड, इसी वजह से इट इज़ लाइक फरो, तो ये थोड़ा सा उठा रहता है दोनों तरफ से, इसमें स्लोप डेवलप होता है, इसी वजह से इसको सेल फरो मेथड कहते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक माइटोसिस सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। सिग्निफिकेंस में इसके सिग्निफिकेंस के 2 पॉइंट हैं, आप देख सकते हो। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने हैं तो माइटोसिस हेल्प करता है, और माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जनरली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल कंपोनेंट। बड़ी सीधी बात है, जब क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं करेगा तो आइडेंटिकल कंपोनेंट तो रेडी होगा ही। ओके मेरे बच्चों, दैट इज़ फॉर द टॉपिक माइटोसिस। थैंक यू वेरी मच, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।